हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है और साथ ही साथ इस सेक्टर के हम 3 एग्जांपल स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें रिसेंटली एफआईएस ने हैवी बाइंग किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस कंपनी के शेयर को भी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें रिसेंटली इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार इन्वेस्टर ने स्टेक खरीदा है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंडिया का ग्रीन एनर्जी सेक्टर जिसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी यहां पर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बारे में तो आई थिंक 2-3 सालों से बात हो रही है, बट टू बी ऑनेस्ट इस सेक्टर में अभी ग्रोथ शुरू ही हुआ है और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आना बाकी है क्योंकि प्रेजेंटली इंडिया का जो सोलर एंड विंड कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस है वो एक एक्सेलरेटेड पाथ पे चल रहा है और साथ ही साथ इन्हें सपोर्ट करने के लिए जो बैटरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट चाहिए होता है उसका भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और बोला जाता है कि सोलर एंड विंड एनर्जी सेक्टर में और इसके जो रिलेटेड सेक्टर्स है इसमें जो ग्रोथ आ रहा है वो आने वाले 5 से 10 सालों तक चल सकता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस भी है। उसमें रीजन नंबर 1 है करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कट करना चाहता है और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्रेसिव टारगेट्स भी सेट किए हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय 2030 अबाउट 500 गीगावाट्स का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहता है। और इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बिग टाइम सपोर्ट कर रहा है। और पास्ट में अगर आप देखेंगे तो जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट होता है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से एक लंबे समय के लिए ग्रो करते हैं। और उसके बाद दूसरा डिमांड ड्राइवर है डेटा सेंटर्स, क्योंकि रीसेंट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्लाउड एंड डेटा सेंटर सर्विसेज है उसके ऊपर 21 इयर्स का टैक्स हॉलिडे दे दिया है। और इसी रीजन की वजह से आने वाले टाइम में हम डेटा सेंटर्स में एक एग्रेसिव बूम देखे उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जितना डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि डेटा सेंटर पावर हंग्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जितना एक छोटा गांव या छोटा टाउन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उतना एक डेटा सेंटर अकेला कंज्यूम कर लेता है। और इसी रीजन की वजह से डेटा सेंटर बूम को अगर इंडिया सपोर्ट करना चाहता है तो वो फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो विंड और सोलर इंस्टॉलेशन है उसका और भी डिमांड बढ़ सकता है। और साथ ही साथ हमारा जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जो डोमेस्टिक होता है या इंडस्ट्रियल भी हो सकता है उसका भी डिमांड लगातार बढ़ रहा है, जिसको प्रेजेंटली फॉसिल फ्यूल सोर्सेज फुलफिल कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो सोलर और विंड कंपनीज हैं और जो बैटरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज हैं उनमें तो ग्रोथ होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी बूम आ सकता है या ग्रोथ हो सकता है जो यूटिलिटीज में काम करते हैं या रिलेटेड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो स्पेसिफिकली सोलर और विंड सेक्टर में और ये जो रिलेटेड बैटरी टेक्नोलॉजीज है या बैटरी इक्विपमेंट से स्टोरेज है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तभी इसके बाद हम इस सेक्टर के कुछ एग्जांपल स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें रिसेंटली एफआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया है और एफआईएस का स्टेक इन कंपनीज में या इन स्टॉक्स में बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन जनरल बात करेंगे तो हर एक सेक्टर में सही स्टॉक्स भी होते हैं और गलत स्टॉक्स भी होते हैं और स्टॉक मार्केट में आप तभी सक्सेसफुल हो पाते हो जब आप गलत स्टॉक्स को कम पिक करेंगे और सही स्टॉक्स को ज्यादा पिक करेंगे। और सही स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें आप हमारे वर्कशॉप में सीख सकते हैं। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड और इस कंपनी का अगर आप प्रेजेंट पी रेशियो देखेंगे तो अबाउट 28.9 के आसपास है और इस कंपनी के ऊपर अबाउट 2941 करोड़ का डेट बर्डन है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 7784 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। यानी इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी डेट फ्री भी है और कैश रिच भी है। उसके बाद कंपनी के ऊपर जितना डेट है उसको कवर करने के लिए इसके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबाउट 17.6 के आसपास है। यानी जो भी डेट के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में ये कंपनी अबाउट 17.6 टाइम्स ज्यादा पैसे कमाता है। और इसके बाद अगर आप इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि कंपनी के पास अबाउट 60,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर्स है। और इस ऑर्डर बुक को अगर आप कंपनी के रीसेंट सेल्स यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अबाउट 22,060 करोड़ का सेल्स किया था। यानी कंपनी का जो रीसेंट सेल्स है उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 3 गुना ज्यादा है या बड़ा है।
एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो सेक्टर और इस सेक्टर के जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है या कंपनीज है। यानी इस सेक्टर में बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और ऐसे कंपनीज इस एनवायरमेंट में, ये जो कैपिटल इंटेंसिव एनवायरमेंट है, इसमें कितना सस्टेनेबल वो है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों को चेक करना होता है। तो इसीलिए मैंने ये चेकलिस्ट बनाया है जहां पर मैंने इन तमाम चीजों को यहां पर लिखा है जो यूजुअली हमें एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के कंपनीज में चेक करना होता है। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा कुछ और भी चीजें हमें चेक करना होगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। जिसमें सबसे पहला आता है डेट, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और यूजुअली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में कंपनीज को डेट से पैसा रेज करना पड़ता है। तो इसीलिए डेट अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी इस डेट को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो चेक करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताता है, कंपनी को डेट सस्टेन करने के लिए जितना इंटरेस्ट पे करना होता है उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना पैसे कमा रहा है। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 1 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 से नीचे है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी उतना भी पैसे नहीं कमा पा रहा है जितना कंपनी को डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो आइडियली ये 1 के ऊपर होना चाहिए, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ये अगर 2 या 3 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी 2 से 3 गुना या 4 गुना 5 गुना अगर ज्यादा पैसे कमाता है, तो अगर कंपनी में कुछ टेम्पररी फ्लक्चुएशंस आएंगे या मार्जिन्स कम होंगे तो उसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आता है फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी, जहां पर हमें चेक करना होता है कि कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, क्योंकि ऑर्डर बुक हमें बताएगा कि कंपनी के पास कितना काम है और इसके बेसिस पे फ्यूचर में कितना रेवेन्यू कंपनी कमा सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा लेके बहुत ज्यादा सेटअप किया है, सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन कंपनी के पास काम ही नहीं है, तो कंपनी कैसे पैसे कमाएगा, डेट कैसे चुकाएगा और इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना होता है वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो बड़ा होता है लेकिन कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होता है जिससे वो इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाए, उनको सेल्स में बदल पाए। और इसीलिए कंपनी के पास ये वर्किंग कैपिटल स्ट्रेंथ है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है करंट रेशियो। और अगर एक करंट रेशियो 1 से कम है तो ये डेंजर है, अगर 1 से ज्यादा है तो सेफ है। अगर आइडियल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करंट रेशियो 2 से ऊपर होना चाहिए, जो हमें यह बताता है कि कंपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है जहां पर कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है जिससे कंपनी अपने ऑर्डर बुक को सेल्स में बदल सकता है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस चेक करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ये जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं वहां पर बहुत सारे कंपनीज इस रीजन की वजह से डूब जाते हैं कि कंपनी ने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसके बदले में कंपनी को पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। कंपनी के जो क्लाइंट्स है या कस्टमर्स जो भी है, कुछ रीजंस की वजह से वो अपने पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स में जो पेमेंट आना होता है उसका रकम भी बहुत बड़ा होता है। और इसकी वजह से अगर ये पेमेंट नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स और कस्टमर्स पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं और उसका डिफॉल्ट अगर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसे जो पेमेंट्स है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में एक्यूमुलेट होते जाएंगे। यानी ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसा है जो आना है, जो अभी तक आए नहीं है, जो फ्यूचर्स में आएंगे। और अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है यहां पर हमें पैसे नहीं दिखेंगे, एंड दैट इज अ रेड सिग्नल। और जब भी आपको ये रेड सिग्नल दिखता है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आपको पैसे आते नहीं दिखते, तो वहां पर आपको जाके चेक करना होता है कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का पैसा अटक रहा है, वो रीजन जेन्युइन है या नहीं है, वो जाके आपको चेक करना होता है। तो अभी हम ये जो सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे कंपनीज के भी ये जो सारे पैरामीटर्स यहां पर हम नोट डाउन करेंगे ताकि हमें कंपैरिजन करने में और ज्यादा बेहतर तरीके से इस सेक्टर को और इस स्टॉक को जो एनालाइज करने का जो प्रोसेस है वो डिटेल में समझ आए। और अभी तक वारी रिन्यूएबल्स में जो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, यहां पर मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। डेट फ्री है क्योंकि कैश इक्विवेलेंट्स डेट से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने डेट फ्री लिखा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका कितना था, अबाउट 17.6 के आसपास था, तो यहां पर आप देख सकते हैं 17.6, तो यहां पर मैंने वही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखा हुआ है। और उसके बाद यहां पर देखिए जो ऑर्डर बुक है, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 60,000 करोड़ का हमने जो ऑर्डर बुक देखा था उसको मैंने इस कंपनी के जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के जो सेल्स है उससे डिवाइड किया है, ताकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स यहां पर आप देख सकते हैं कितना है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स 22,060 करोड़ के आसपास है। मैंने यहां पर एग्जैक्टली उसी वैल्यू से इसके ऑर्डर बुक को डिवाइड किया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो इसके रीसेंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल्स के कंपैरिजन में 2.72
2 टाइम्स बड़ा है या ज्यादा है। और इसके बाद अगर हम वारी रिन्यूएबल्स का वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो इसका वर्किंग कैपिटल करीब करीब 5044 करोड़ के आसपास है और इसका करंट रेशियो कितना है, अबाउट 1.49 के आसपास है। तो यहां पर भी हमने वही नोट डाउन किया है और यहां पर देखिए अगर ये 1 से नीचे है तो डेंजर, 1 से ऊपर है तो सेफ, और आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 से ऊपर होना चाहिए। तो ये सेफ जोन में है लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो कंपनी जो है वो अच्छा खासा कैश कमा रहा है अपने ऑपरेशन से। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्च 2025 में कंपनी ने अबाउट 3158 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाया था और इसी वैल्यू को हम यहां पर भी नोट डाउन कर लेते हैं। और इसके अलावा इस कंपनी में एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है जहां पर ये कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है संगम सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड और ये वारी एनर्जीज का होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। और रिसेंटली इस कंपनी के 4 सोलर मॉड्यूल लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिया है जो बेसिकली कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसके बाद अगर हम वारी एनर्जीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च 2026 में करंटली यहां पर प्रमोटर का होल्डिंग 64.19% है, एफआईएस का होल्डिंग 7.06% है, डीआईएस का होल्डिंग 4.32% है और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 24.44% है। और लास्ट 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का जो होल्डिंग है यहां पर ड्रास्टिकली कम हुआ है, जहां पर मार्च 2025 में पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 32.53% था, जिसके बाद ये कम होकर 30.15% हुआ, उसके बाद 26.6 और उसके बाद 26.01 और अभी मार्च 2026 के क्वार्टर में ये और भी कम होकर 24.44% हो गया है। तो यहां पर अगर पब्लिक ने बेचा है तो खरीदा किसने, तो सबसे पहले तो यहां पर सबसे ज्यादा एफआईएस ने खरीदा है जिनका होल्डिंग ऑलमोस्ट 0.7% से अभी बढ़ के 7.06% हो गया है। और उसके बाद खरीदा है डीआईएस ने जिनका होल्डिंग 2.46% से अभी बढ़ के 4.32% हो गया है। और एफआईएस का जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर यहां पर इंक्रीज होता दिख रहा है। और यही पैटर्न आप यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी दिख सकते हैं, जहां पर पहले ये जो 8,51,000 के आसपास जो शेयर होल्डर्स थे वो अभी रिड्यूस होके 6,83,000 के आसपास पहुंच गए हैं। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब रिटेल बेचते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है इनका जो नंबर है ये कम होता जाता है। और उसके बाद अभी अगले कंपनी के बारे में बात करने से पहले अभी तक अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। एंड बाय चांस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये एक विंड एनर्जी कंपनी है जो विंड टर्बाइंस को मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही साथ विंड एनर्जी के जो सॉल्यूशंस है, एंड टू एंड सॉल्यूशंस है, उसको ये प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी का जो प्रेजेंट पी रेशियो है वो अबाउट 35.2 के आसपास है। और कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अबाउट 1140 करोड़ का डेट है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास अबाउट 340 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स है। और कंपनी का जो बड़ा डेट है इसके ऊपर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है उसको सस्टेन करने के लिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो अबाउट 5.27 के आसपास है। तो अभी ये जो चीजें हमने डिस्कस की है मैंने यहाँ पर एक्सेल में एंटर कर दिया है। यहाँ पर मैंने डेट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों को एंटर कर दिया है। तो अभी इसके बाद हमें चेक करना है ऑर्डर बुक। तो ये है इस कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जहां पर कंपनी बोलता है कि इनके पास ऑर्डर बुक जो है वो मोर देन 3.2 गीगावाट्स का है। तो इन्होंने ये ऑर्डर बुक का वैल्यू रुपीज में तो दिया नहीं है, ये रुपीज में वैल्यू कितना होता है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हम इसका एक एस्टिमेटेड वर्थ जो है या ऑर्डर बुक का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको हम एआई से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गूगल का एआई टूल है जेमिनी और यहाँ पर मैंने पूछा है कि आइनॉक्स विंड हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 3.2 गीगावाट्स, व्हाट्स द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ऑर्डर बुक इन रुपीज। तो इस क्वेरी को मैं फायर कर देता हूं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर वी गेट। तो यहां पर देखिए जो गूगल जेमिनी का एआई है उसने यहां पर एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड प्रोवाइड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो 3.2 गीगावाट्स का जो ऑर्डर बुक है आइनॉक्स विंड का उसका वैल्यू रुपीज में करीब करीब 15,000 करोड़ से 17,000 करोड़ के बीच में हो सकता है। यानी ऑन एन एवरेज हम यहाँ पर इसका जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है रुपीज में वो अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास कंसिडर कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं। और इसके बाद आइनॉक्स विंड का रीसेंट सेल्स भी देख लेते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के सेल्स अबाउट 4,428 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम इसका जो ऑर्डर बुक है जो हमने कैलकुलेट किया था एस्टिमेट अबाउट 16,000 करोड़, इसको अगर हम इसके रीसेंट सेल से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो अबाउट 3.61 के आसपास आएगा। यानी कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में इसका जो ऑर्डर बुक है
वो 3.61 टाइम्स बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में सवाल जरूर आ सकता है कि हमने वारी के केस में देखा था कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो 100 गीगावाट से भी ज्यादा है और इसका जो ऑर्डर बुक वैल्यू रुपीज में है वो सिर्फ 60,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन वही आइनॉक्स का जो ऑर्डर बुक है वो मात्र 3.2 गीगावाट्स है। कहां 100 गीगावाट्स, कहां यहां पर 3.2 गीगावाट्स, लेकिन इसका वैल्यू कैसे 16,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आइनॉक्स विंड में ये जो ऑर्डर बुक है ये विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने का ऑर्डर बुक है और जो वारी में हमने देखा था वो सोलर का ऑर्डर्स है। विंड में एग्जीक्यूशन कॉस्ट ज्यादा होता है, सोलर में कम होता है। और ये सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो सोलर में हम 100% शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते। तो देखिए, विंड और सोलर जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों अलग अलग प्रेमाइसेस पे काम करते हैं। और अगर आप एआई में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम रीजंस मिल जाएंगे जिसकी वजह से सोलर और विंड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या काउंटर बैलेंस क्यों है रिन्यूएबल एनर्जी में। यहां पर आप डिटेल में उसको पढ़ के समझ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट हमें चेक करना है वर्किंग कैपिटल। तो आइनॉक्स विंड का वर्किंग कैपिटल अबाउट 3,487 करोड़ के आसपास है और इसका करंट रेशियो अबाउट 2.34 के आसपास है, जिसको हमने एक्सेल में एंटर कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो लगातार नेगेटिव में था, लेकिन अभी मार्च 2025 में कंपनी जो है वो फिर से ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जहां पर 138 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी ने कमाया था। और पहले यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव क्यों था उसको देखने के लिए अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी कुछ टाइम पहले ना बड़े लॉसेस में था और बाद में कंपनी में टर्न अराउंड हुआ, जिसके चलते कंपनी ने अबाउट 438 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और इसी रीजन की वजह से मार्च 2025 में अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो वहां पर भी हमें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हमें यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाई दिया और यही चीज हमने एक्सेल में भी एंटर कर लिया है। और इसके बाद फाइनली अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रेजेंटली प्रमोटर्स का होल्डिंग अबाउट 44.18% के आसपास है, एफआईएस का होल्डिंग 14.6%, डीएस का होल्डिंग 10.96% और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 30.25% के आसपास है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही दिखेगा कि लास्ट फ्यू ईयर्स में प्रमोटर्स का हेवी सेलिंग हुआ है। 72.01% होल्डिंग था एक टाइम पे, जो अभी रिड्यूस होके 44.18% हो गया है। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि अगर प्रमोटर बेच रहे हैं तो यहाँ पर कुछ झोल तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले प्रमोटर क्यों बेच रहे थे वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसका डेट देखेंगे, कुछ सालों पहले यानी 3 साल पहले इसका डेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और कंपनी जो है वो डेट की वजह से और वर्किंग कैपिटल के प्रॉब्लम्स की वजह से घाटे में जा रहा था। और ये घाटा हमने कुछ टाइम पहले देखा था जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो इसी घाटे को ओवरकम करने के लिए और इसी डेट को ओवरकम करने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर बेचे मार्केट इन्वेस्टर्स को, और शेयर बेचने पे जो भी पैसे आए कंपनी के प्रमोटर्स ने उसको डेट रिड्यूस करने के लिए यूज किया और वर्किंग कैपिटल को वापस रिफ्यूल करने के लिए यूज किया, ताकि कंपनी ये जो ऑर्डर बुक पड़ा था उसको फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे और फिर से प्रॉफिटेबल बन पाए। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से प्रमोटर्स का होल्डिंग 72.01% जो जून 2023 के क्वार्टर में था वहां से रिड्यूस होके अभी 44.18% के आसपास पहुंचा है। लेकिन अभी अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो यहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग 32.93% था वो अभी हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होकर अभी 30.25% के आसपास पहुंच गया है। और यहां पर अभी अगर पब्लिक ने बेचा है तो खरीदा किसने, तो यहां पर खरीदा है मेनली एफआईएस ने, जहां पर एफआईएस का होल्डिंग 13.78% से थोड़ा थोड़ा बढ़ के अभी अबाउट 14.6% के आसपास पहुंच गया है। और डीएस ने भी खरीदा है जिनका होल्डिंग 9.12% से अभी बढ़ के अबाउट 10.96% हो गया है। एंड ऑल्सो अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़े इन्वेस्टर भी दिखेंगे जिनका नाम है आकाश बंसाली, जिन्होंने अबाउट 1.75% स्टेक इस कंपनी में जून 2025 के क्वार्टर में यानी 3-4 क्वार्टर पहले इन्होंने खरीदा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक होमवर्क जरूर देना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है और इसको अगर बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा है तो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो आइडियली कम होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पहले 4.23 लाख शेयर होल्डर्स थे जो अभी बढ़ के अबाउट 4,73,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, आइडियली यहाँ पर शेयर होल्डर्स कम होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर्स ज्यादा क्यों हुए, इसके पीछे रीजन क्या है
वो आप पता लगाओ, और गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, एआई से जाके पूछ लीजिए। अगर आप सही तरीके से एआई से इंटरेक्ट करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए, और जवाब मिलने पे ना कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, और ये कंपनी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, जो 30 साल से इस बिजनेस में है। और इस कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो अबाउट 35.5 के आसपास है। और इस कंपनी का अगर हम डेट बर्डन देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 1622 करोड़ का डेट बर्डन है, और इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 1343 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स भी है। यानी अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली इसका जो नेट डेट है वो करीब 280 to 290 करोड़ के बीच में आना चाहिए। और अभी कंपनी का जो डेट है, इसके ऊपर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसको देखने के लिए हमें देखना होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि अबाउट 11.9 के आसपास है। और इन दोनों चीजों को मैंने एक्सेल में एंटर कर लिया है। और इसके बाद अगर हम कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पर कंपनी बोलता है कि इनके पास अबाउट 9.4 गीगावाट वर्थ ऑफ ऑर्डर बुक है, जो आईएनआर में यानी इंडियन रुपीज में अबाउट 137 बिलियन है। यानी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसका वैल्यू अबाउट 13,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का रीसेंट सेल्स यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स कितना है, अबाउट 7,215 करोड़ के आसपास है। तो अभी अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक को इसके रीसेंट सेल से यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है अबाउट 1.9 का। और उसके बाद कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है अबाउट 2,277 करोड़ का, और इसका करंट रेशियो अबाउट 1.79 के आसपास है। और इसको हमने एक्सेल में एंटर कर लिया है। और उसके बाद रिसेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो भी हेल्दी नजर आ रहा है। और रिसेंटली इसने एक बहुत बड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कमाया है मार्च 2025 में, और इसको भी हमने एक्सेल में एंटर कर लिया है। और इसके बाद अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रेजेंटली प्रमोटर्स का होल्डिंग 63.94% के आसपास है, एफआईएस का होल्डिंग 5.72%, डीआईएस का होल्डिंग 13.69% और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 16.28% के आसपास है। और लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में ना एफआईएस का होल्डिंग इस कंपनी में एग्रेसिवली बढ़ा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो 2.95% से इनका होल्डिंग अभी 5.72% के आसपास पहुंचा है। और लास्ट 3 क्वार्टर्स में तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में एफआईएस का जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ा है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग यहां पर लगातार कम हुआ है। पहले पब्लिक होल्डिंग 23.42% था, उसके बाद एक टाइम पे ये 17.2% के आसपास आया। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत ये बढ़ा था, लेकिन अभी मार्च 2026 के क्वार्टर में ये बहुत ज़्यादा घट के 16.28% हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर और पहले के हर क्वार्टर से बहुत कम है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर कम हुए हैं, जो पहले जहाँ पर 3.76 लाख शेयर होल्डर्स थे, जो अभी कम होकर अबाउट 3.64 लाख के आसपास है। और इस कंपनी का अगर आप पब्लिक होल्डिंग भी एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ बड़े इन्वेस्टर्स दिखेंगे, जैसे कि ये जो साउथ एशिया ग्रोथ फंड है, इसके पास अबाउट 5.53% ऑफ द शेयर्स है। और एक और इन्वेस्टर है सुधीर मूला, इनके पास अबाउट 3.35% ऑफ द कंपनी है। एंड बाय द वे सुधीर मूला जो है वो इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर भी है, यानी बेसिकली ये भी कंपनी के मैनेजमेंट में है। यानी इन बड़े इन्वेस्टर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 7-8% के आसपास ही है। एंड ऑल्सो ये जो एक्सेल है, अगर आप चाहे तो इन सारे कंपनीज को और भी डिटेल तरीके से स्टडी करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और भी कंपनीज ऐड कर सकते हैं, फील फ्री। और इस एक्सेल का जो लिंक है और जो एक्सेस है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड बाय चांस अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी इसके बाद बात करेंगे उस बोनस कंपनी के बारे में जिसमें रिसेंटली इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, और उस कंपनी का नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है पावर ट्रांसमिशंस में, सब स्टेशंस में और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। और जिस तरीके से हमने ये सिंपल चेकलिस्ट यूज करके हमने अलग अलग कंपनीज के पैरामीटर्स को स्टडी किया था, यही चेकलिस्ट आप इस कंपनी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में काम करने वाला कंपनी है। हालांकि ये थोड़ी छोटी कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप अबाउट 2229 करोड़ के आसपास है, इसका पी रेशियो अबाउट 50 के आसपास है, कंपनी के ऊपर डेट 62.2 करोड़ के आसपास है और कैश इक्विवेलेंट्स 126 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी इफेक्टिवली डेट फ्री है और थोड़ा बहुत कैश रिच भी है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 5.797 के आसपास है,
और कंपनी का वर्किंग कैपिटल 201 करोड़ और करंट रेशियो अबाउट 1.8 के आसपास है। और इस कंपनी का कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो अबाउट 46 करोड़ के आसपास इसने मार्च 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाया है। और यहाँ पर आपके लिए एक और होमवर्क है, आपको कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चेक करना है और वहां से आपको पता लगाना है कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है। और पता लगाने के बाद अगर आप चाहे तो इसको कमेंट्स में भी लिख सकते हो। तो इसके बाद आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहां पर प्रोमोटर का होल्डिंग 66.8% के आसपास है, एफआईएस का होल्डिंग 0.21%, डीआईएस का होल्डिंग 0.13% और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 32.84% के आसपास है। और यहां पर अगर आप ये जो पब्लिक होल्डिंग है इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर आपको एक नाम दिखेगा और वो है केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड ऑफ कोर्स केडिया सिक्योरिटीज इंडिया के वन ऑफ द स्टार इन्वेस्टर्स मिस्टर विजय केडिया जी की कंपनी है। तो इन्होंने इस कंपनी में रिसेंटली अबाउट 1.14% स्टेक खरीदा है। और इन्होंने ये स्टेक कब खरीदा है? इनका स्टेक दिखा था दिसंबर 2025 के क्वार्टर में। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको एक और इन्वेस्टर दिखेंगे, मिस्टर आशीष कचोलिया, जो कि इंडिया के वन ऑफ द एक और स्टार इन्वेस्टर्स में से एक है। लेकिन इनका होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कम होता दिखेगा। यहाँ पर इनका होल्डिंग सबसे पहले दिखा था सितंबर 2024 के क्वार्टर में और वहां से इनका होल्डिंग अभी थोड़ा सा कम होकर अबाउट 1.83% हो गया है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उनके वहां पर खुद के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको उस कंपनी को सही तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्टॉक पिकिंग सीखना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे संडे को होने वाले वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।